हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोस्तना सुख दुख दाह अगामपायिनो नित्यास तंस तितिक्षवा भारतः। अर्थात अध्याय 2 और छंद 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, मानव शरीर को हर परिस्थिति में ढलना चाहिए। उसको खुद को इतना लचीला रखना चाहिए कि बिना संयम खोए वो किसी भी परिस्थिति में ढल जाए। जिंदगी में लचीलापन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उभरने की राह खोज लेता है। आज हम कुछ ऐसे आसनों को देखेंगे जिन्हें करने से आपकी शारीरिक लचीलापन तो बढ़ेगा ही, ये आपके मानसिक लचीलेपन को भी बढ़ाएंगे। किसी भी आसन या व्यायाम को शुरू करने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास सर से पैर तक किया जाता है, जैसे कि गर्दन, कंधे, धड़, घुटने और तखने। तो हम आज के आसन की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। गर्दन। सीधा खड़े हो जाएं या दंडासन में बैठ जाएं। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से सामने की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर करें। ऐसा 8 से 10 बार करें। अब फिर से सामान्य स्थिति में आएं और सांस भरते हुए गर्दन को दाईं कंधे की ओर घुमाएं और फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। अब फिर से सांस भरते हुए बाएं कंधे की ओर घुमाएं। ऐसा 8 से 10 बार करें। कंधा। दोनों कोहनियों को जोड़कर सीने के सामने की ओर रखें। अब धीरे से सांस भरते हुए कोहनियों को सामने से ऊपर की ओर घुमाते हुए सिर के पीछे की तरफ ले जाएं। ध्यान रखें कि उंगलियां अपनी जगह पे ही बनी रहेंगी। अब सांस छोड़ते हुए कोहनियों को पीछे से नीचे घुमाते हुए सामने की ओर ले आएं। ऐसा हमें 8 से 10 बार करना है। अब इसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे। धीरे से सांस भरते हुए कोहनियों को सामने से नीचे की ओर घुमाते हुए सिर के पीछे की तरफ से ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर ले आएं। इसे भी 8 से 10 बार दोहराएं। पंजे एवं एड़ी। दंडासन में बैठकर एड़ियां स्थिर रखें। फिर पूरे पंजे को एड़ी सहित आगे एवं पीछे दबाएं। आगे दबाते हुए एड़ी का जमीन पर घर्षण होगा। ये अभ्यास साइटिका की पीड़ा तथा घुटनों के लिए उपयोगी है। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें। दोनों पैरों को थोड़ी दूर पर रखें। फिर पहले दाहिने पैर की एड़ी को स्थिर रखते हुए पंजे को दाईं से बाईं दिशा में गोलाकार घुमाएं, फिर बाईं से दाहिने घुमाएं। इस अभ्यास को 8 से 10 बार दोहराएं। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी अभ्यास करें। और फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ करें।
दोनों स्टेप के दौरान हाथ की हथेलियां भूमि पर ही कमर से सटाते हुए जमाए रखें। घुटने एवं नितंब। दाएं पैर को मोड़कर बाईं जांघा पर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ें। अब दाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे लगाते हुए घुटने को ऊपर उठाकर छाती से लगाएं तथा घुटने को दबाते हुए जमीन पर टिका दें। इस तरह ऊपर और नीचे 8 से 10 बार करें। इसी प्रकार इस अभ्यास को विपरीत बाएं पैर को मोड़कर दाएं जांघा पर रख के पहले के समान करें। अंत में दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को भूमि पर स्पर्श कराएं और ऊपर उठाएं। इस प्रकार कई बार इसे दोहराएं। नितंब के जोड़ को स्वस्थ करने के लिए तथा वहां बड़ी चर्बी को कम करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इससे पद्मासन करने में भी सरलता होगी। सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात अब हम अपने आसन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अपने आसन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे शरीर को लचीला और ताकतवर बनाएंगे। सबसे पहला आसन है पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन को इंटेंस साइड स्ट्रेच पोज के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वोत्तान एक संस्कृत शब्द है जहाँ पर पार्श्व यानी कि दिशा, उत तीव्र और तन खिंचाव या विस्तार को दर्शाता है। पार्श्वोत्तान में शरीर की आकृति एक पिरामिड की तरह बन जाती है और इसलिए अंग्रेजी में इसे पिरामिड पोज के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्वोत्तान कौन ना करे? यदि आपको घुटने की समस्याएं या गठिया है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको गर्दन की दर्द की समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको उच्च रक्तचाप या पीठ में चोट है तो आपको अर्ध पार्श्वोत्तानासन योग करना चाहिए। आपके हैमस्ट्रिंग में चोट है तो इस आसन को करने से बचें। पार्श्वोत्तानासन के फायदे। ये योग पेट और उसके अंगों को उत्तेजित करके एसिडिटी, कब्ज और पेट की कई समस्याओं के इलाज में मदद करता है। अपनी रीढ़ को मजबूत करने के लिए आपको पार्श्वोत्तानासन योग बहुत ही लाभदायक होता है। ये योग कूल्ह हो, कंधों, हैमस्ट्रिंग और कलाइयों में खिंचाव लाता है और उनको मजबूत करता है। पीठ के दर्द को कम करने में सहायता करता है। जो लोग डेस्क पर बैठकर नौकरी करते हैं उनकी पीठ दर्द को ठीक करने के लिए पार्श्वोत्तानासन योग लाभदायक होता है। पार्श्वोत्तानासन योग करने की विधि। दोनों पैरों को एक दूसरे से करीब 4 फुट की दूरी पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी पीठ के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को प्रार्थना की स्थिति में आपस में जोड़ लें। पार्श्वोत्तानासन योग की स्थिति में आने के लिए आपको पहले वीरभद्रासन योग की स्थिति में आना होगा। इसके लिए आप गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें और अपनी रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाएं जांघ की ओर ले जाएं। यहाँ पर आप कुछ देर रुकें और 3 से 5 लंबी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। पार्श्वोत्तानासन मुद्रा से कैसे बाहर आएं? सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैर से उठाएं और धड़ को ऊपर करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। गहरी सांस लेते हुए बाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें और अपनी रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को बाईं जांघ की ओर लाएं। यहाँ पर आप कुछ देर रुकें
और 3 से 5 लंबी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। सांस को अंदर लेते हुए अपने सर को पैर से उठाएं और धड़ को ऊपर करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब अंत में अपने दोनों हाथों को भी सामने करके आप अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। दूसरा आसन है मालासन। मालासन को अंग्रेजी में स्क्वाट पोज या गार्लैंड या नेकलेस पोज भी कहा जाता है। ये आसन शरीर में ताकत, चुस्ती और संतुलन के साथ ही फिटनेस का बेस भी तैयार करता है। मालासन संस्कृत भाषा का शब्द है। मालासन करते समय दोनों हाथ नमस्कार या प्रणाम की मुद्रा में होते हैं। इससे ये गले में पड़ी हुई माला का भ्रम देते हैं, इसलिए इस आसन को मालासन कहा जाता है। मालासन कौन ना करे? डायरिया की शिकायत होने पर कभी भी ये आसन नहीं करना चाहिए। घुटनों में समस्या या अर्थराइटिस होने पर मालासन नहीं करना चाहिए। पुरानी या ताज़ा चोट लगी होने पर ये आसन ना करें। मालासन से होने वाले फायदे को समझते हैं। मालासन का अभ्यास करने से दिन भर दफ्तर में बैठकर काम करने वाले लोगों को फायदा मिलता है। इसका नियमित अभ्यास शरीर के अंग विन्यास से जुड़ी समस्या को दूर करने में काम आता है। महिलाओं के लिए मालासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अभ्यास से गर्भाशय से जुड़ी समस्या दूर होती है। ये आपके टखनों और घुटनों में लचीलापन लाता है। मालासन को कैसे करें? अपनी चटाई पर ताड़ासन में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच करीब 2 फीट की दूरी बनाकर रखें। अब अपने दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा बना लें। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाएं। अपने तलवों को जमीन पर ही रखें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में सीने के आगे रखें और कोहनियों को घुटनों से सटाकर रखें। जांघों को शरीर की चौड़ाई से थोड़ा बाहर ले जाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे से पूर्व स्थिति यानी ताड़ासन में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को आराम दें। तीसरा आसन है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन एक संस्कृत शब्द है, जहाँ जानु का अर्थ है घुटना और सिरसा जिसका अर्थ है सिर और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन को करते समय आपको सिर घुटने पर छूना होता है। जानु शीर्षासन कौन ना करे? रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। यदि आपके घुटनों में चोट लग जाती है या पहले से ही चोट लगी है तो जानु शीर्षासन के अभ्यास के दौरान खिंचाव हो जाता है। डायरिया और अस्थमा के समस्या होने पर यह आसन ना करें। जानु शीर्षासन करने के फायदे। जानु शीर्षासन करते समय साइनसाइटिस से राहत मिलती है, क्योंकि जानु शीर्षासन से सांस लेने के साथ ही पैर को मोड़ना और सर को झुकाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये शरीर में क्लॉटेड चैनलों को खोलता है ताकि विशिष्ट बिंदुओं पर अति एकाग्रता को हटाकर ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करके पूरे शरीर में पारित किया जा सके। ये गर्भ अवस्था के समय में पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। ये धड़ को लंबा और पीछे की रीढ़ के अवतल को रखकर किया जा सकता है। जानु शीर्षासन साइटिका कमर दर्द कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानु शीर्षासन करने की विधि। अपनी चटाई पे पीठ को सीधा करके सुखासन में बैठ जाएं। अब धीरे से दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। बाएं घुटने को मोड़ें और इसके तलवे दाहिनी जांघ के पास रखें। आपका दायां पैर सीधे आगे की ओर जमीन पर फैला हुआ होना चाहिए। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते आगे की ओर झुके और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए हाथों की उंगलियों से पैर की उंगली को पकड़ें। नाक को दाएं पैर के घुटने से मिलाएं। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और कुछ समय के लिए इस स्थिति में बने रहें। फिर सांस लेते हुए अपनी पहली अवस्था में आ जाएं और दंडासन में सीधा बैठ जाएं।
दूसरी ओर से करें। दाएं घुटने को मोड़ें और इसके तलवे बाएं जांघ के पास रखें। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते आगे की ओर झुके और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए नाक को बाएं पैर के घुटने से मिलाएं। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें और कुछ समय के लिए इस स्थिति में बने रहें। फिर सांस लेते हुए अपनी पहली अवस्था में आ जाएं और दंडासन में सीधा बैठ जाएं। उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन संस्कृत भाषा का शब्द है। ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द उपविष्ट, जिसका अर्थ है बैठना, लेकिन अगर देखा जाए तो उपविष्ट का वास्तविक अर्थ थोड़ी लेटी और थोड़ी बैठी हुई स्थिति को भी कहा जाता है। दूसरा शब्द कोण, जिसका शाब्दिक अर्थ है 2 रेखाओं के बीच बनने वाली खाली जगह। आसन शब्द का अर्थ किसी स्थिति में बैठना, उठना, लेटना या किसी विशेष स्थिति में स्थित रहने का मतलब है। इसी प्रकार उपविष्ट कोणासन में दोनों पैरों के बीच बनने वाली खाली जगह के कारण ही इसी आसन के नाम में कोण शब्द शामिल किया गया है। आपको निम्नलिखित समस्याएं हैं तो उपविष्ट कोणासन का अभ्यास ना करें। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। शरीर के किसी हिस्से में गंभीर दर्द या चोट लगी होने पर यह आसन ना करें। डायरिया होने पर यह आसन ना करें। दिल और उच्च रक्तचाप के मरीज ये आसन ना करें। उपविष्ट कोणासन करने के फायदे। ये आसन पेल्विक फ्लोर मसल्स में खिंचाव देता है। जिन मांसपेशियों में जटिलता रहती है उन्हें ठीक करता है। मांसपेशियों को आराम देता है। माहवारी के दौरान पेल्विक फ्लोर मांसपेशियां अनियमित रूप से सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से माहवारी का दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है और माहवारी लंबा समय भी ले लेता है। इस मांसपेशी पे नियंत्रण होने पर माहवारी का फ्लो ठीक होता है और अनियमितता दूर होती है। उपविष्ट कोणासन से रीढ़ की हड्डियों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, जो हड्डी को सहारा प्रदान करती है। उपविष्ट कोणासन से रीढ़ की हड्डी में दर्द व कुबर जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं इस आसन को सही विधि पूर्वक कैसे करें। अपनी चटाई पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। पैरों को दाएं बाएं जितना ज़्यादा खोल सकते हैं उतना खोलें। अपनी क्षमता के अनुसार ही रहें। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों को वापस एक साथ ले आएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन संस्कृत भाषा के शब्दों अर्ध, मत्स्य, इंद्र और आसन से मिलकर बना है, जहां अर्ध का मतलब आधा, मत्स्य का अर्थ है मीन या मछली, इंद्र का अर्थ है राजा और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन का नाम योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर रखा गया है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपके मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस आसन को कौन ना करें। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस आसन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की सर्जरी, हृदय, पेट और हड्डी एवं वर्टिब्रल सर्जरी हुई हो तो उसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने से परहेज करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर और हर्निया से पीड़ित मरीजों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन से होने वाले फायदे। इस आसन को नियमित रूप से अभ्यास करने से शरीर लचीला बनता है और विशेष रूप से कूल्हे और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इसके साथ ही ये आसन कंधे और गर्दन के लिए भी फायदेमंद होता है और शरीर को ऊर्जा से भर देता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं। इससे शरीर में असमय बीमारियां नहीं लगती हैं और शरीर की सुरक्षा होती है।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने की विधि। दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों को जमीन पे दबाएं और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करें। बाएं पैर को मोड़ें और दाएं घुटने से ऊपर से लाकर बाएं पैर को जमीन पर रखें। दाहिने पैर को मोड़ें और बाएं नितंब के निकट आराम से रखें। दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए बाएं पैर के तलवे को अंगूठे की ओर से पकड़ लें। पीठ को सीधा रखते हुए गर्दन को घुमाकर श्वास भरते हुए ठोडी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। मेरुदंड स्पाइन को अपने अवलंब पर पूरा मोड़ दें ताकि दोनों कंधे एक रेखा में हो जाएं। जितना अधिक आप मोड़ देंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। जंघा पाचन संस्थान के दाएं तथा बाएं भाग को अधिक से अधिक दबाएं। इसी बात का भी ध्यान रखें। मुद्रा से बाहर आएं। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को। आराम से सीधे बैठ जाएं। इस आसन को दूसरी तरफ दोहराएं। दाएं पैर को मोड़ें और बाएं घुटने से ऊपर से लाकर दाएं पैर को जमीन पर रखें। बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर ले जाते हुए दाएं पैर के तलवे को अंगूठे की ओर से पकड़ लें। दाहिना हाथ पीठ के पीछे रखें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को। आराम से सीधे बैठ जाएं और रिलैक्स करें। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद कर लें और लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपने दाहिने ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपने हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।